नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की नाकिस सूरत-ए-हाल से परेशान बच्चे एहतजाज को मजबूर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ईद के बाद भी नहीं थम रहा महंगाई का तूफान। और श्रीनगर में बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप मुनक्किद। तालीम हासिल करने को लेकर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हमेशा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या तो स्कूल बिल्डिंग की बजाय खंडहर में चल रहे हैं, या फिर स्कूलों में बेंच और कुर्सी की बजाय उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता है। अगर ये मामले हल हो भी गए तो फिर तालीम का दर्ज देने की बजाय असातिजा ही नदारत रहते हैं। इन्हें हुकूमती एक्शन का भी डर नहीं है, क्योंकि इनमें से बेशतर का कनेक्शन आला रहनुमाओं या अहलकारों से है और उन्हीं की बदौलत इन असातिजा को नौकरी मिली है। ऐसे में बेचारे तालिबे इल्म क्या करें? उनके पास एहतजाज का ही रास्ता बचता है और इस कौमन से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी एहतजाज करने निकल पड़े हैं। दुनिया भर के मुल्कों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर मानो उल्टा ही दरिया बहता है। यहाँ तालीम को फरोग देने की बात तो दूर रही, उसकी राह में किसी न किसी तरह से रुकावट हायल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के तमाम अजला में गिनती के स्कूल हैं और जो हैं भी उनमें भी अलग तरह की मुश्किलात सामने आ रही हैं। स्कूलों में असातिज़ा ही मौजूद नहीं हैं, या तो असातिज़ा अपने घरों में हैं और पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, या फिर सभी लोग गिलगित में हैं क्योंकि वो दूर दराज इलाके जैसे कि इश्क मन में जाना ही नहीं चाहते। हमारे कॉलेज में परमानेंट टीचर्स ही नहीं है, साइंस टीचर। यहाँ पे ऐसे टीचर्स को रखा जाता है जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जहाँ पे उनको ज्यादा पे मिलता है वो छोड़ के चले जाते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो साइंस टीचर ही नहीं थे। वो आने के बाद यहाँ पे इंटरव्यूज हुए, फिर हम आए, हमारे 2 महीने जाया हो गए, फिर लाया, फिर उसको पे कम देने की वजह से वो छोड़ के चली गई। उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसलिए हमारे ये मुतालबात है कि हमारे प्रॉपर बस से हमारा प्रॉपर प्रिंसिपल कॉलेज आए, रेगुलर आए। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर साइंस टीचर होने चाहिए जिनको प्रॉपर पेमेंट दिया जाए, जिसकी वजह से वो हमें अच्छे से पढ़ाए। एक बात तो आईने की तरह साफ दिखाई पड़ रही है कि पाकिस्तान यहाँ अपनी नापाक चाल चल रहा है और अफसोसनाक तरीके से मकामी हुकूमत भी उसका साथ देती आई है। यकीनन ये साजिश है गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को तबाह करने की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके कब्जे वाले इलाके के तुलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से रोशनाज हो जाएंगे तो इन्हें गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो गुनहगार असातिज़ा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, नहीं तो महीनों तक गैर हाजिर रहने की वजह से अब तक उन्हें सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था। आज इंटर कॉलेज चटरो खान के सारे तलबा रोड पे आए हुए, उनके चंद इशूज है। इनमें सबसे पहले है कि हमारी एक बस थी वो यासीन गर्ल्स कॉलेज को दी गई है, और इसके बाद ये हमारे कॉलेज के अंदर साइंस के पक्के टीचर्स नहीं है, तो इसकी वजह से हम रोड पे आए हुए हैं। लिहाजा हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे इस मुतालिबे को गौर फिक्र करके हल किया जाए। और हम अभी अंदर हमारे प्रिंसिपल के साहब भी हमारे साथ बैठ के बात किया है, और तहसीलदार साहब भी आया था। इसने हमें 10 दिन दिया है। 10 दिन के अंदर यासीन से हमारी बस नहीं लाए जाएंगे तो हम फिर से रोड पर आने पर मजबूर हो जाएंगे, और हम फिर से ये मुतालिबा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें टीचर से दी जाए और हमारी बस ले जाए। तालीम पर तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुआशरा हुनरमंद और जदीद बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान को अंधियारे में रखा जाए। यही वजह है कि तालीमी शोबा यहाँ खास तौर से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, और वो इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इसकी बदतरी के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। इसीलिए यहाँ कभी मेरिट की बुनियाद पर असातिज़ा की तकरूरी नहीं की गई। रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर लोगों को भर्ती किया गया। बहुत से नाअहल लोग नौकरी पर गए, जबकि काबिल लोगों को मौका नहीं मिला।
इसके अलावा यहाँ दूर से आने वाले तुलबा तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं है, जिससे स्कूल पहुंचना ही मुश्किल होता जा रहा है। आज हम इंटर कॉलेज चरोगंज के स्टूडेंट्स ने यहाँ स्ट्राइक किया हुआ है। हमारे दो मुतालिबे हैं, एक ये कि सर हमारे पास जो साइंस टीचर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। ले दे कि हमारे पास एक फिजा सर था जो फिजिक्स का टीचर था, उसे भी किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और वो भी हमारे पास आर्जी तौर पर सिर्फ 20 दिन के लिए उसका अपना कोर्स पूरा करने के लिए उसको भेजा है। और दूसरा हमारा जो मुतालिबा है वो ये है कि हमें हमारा जो कॉलेज का इंटर कॉलेज चरोगंज का जो बस है उसको यासीन के कॉलेज में दिया गया है, तो हमारे ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और प्लीज़ हमारे जो बस है और हमारे जो मुतालिबा है हमें पूरा कीजिए। हमारे कॉलेज में जब से ये कॉलेज ओपन हुए हैं यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। प्रिंसिपल ओपन हुए आए ही नहीं है 5 दिनों से। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास बस की कमी है। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट वो पैदल चल के जाते हैं, जिससे बहुत मसला होता है। मेन रोड है, वहां से चल के जाना होता है। अगर बस है भी तो हमारे अंदर जो लड़कियां होते लड़के मिक्स होके बैठते, उसकी वजह से लड़कियों को खड़ा होना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का जैसा बुरा हाल गुज़िश्ता कुछ बरसों में हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं रहा। दरअसल हुकूमत को यहाँ तालीम की कभी परवाह रही ही नहीं। ऊपर से यहाँ मौजूद अफसरशाही ने तालीम का भट्टा बैठा दिया। पूरे खित्ते में मयारी तालीम का फुकदान है और गुज़िश्ता कई बरस से यहाँ असातिज़ा की तकरूरी नहीं की गई है। खास तौर पर मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट के असातिज़ा तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में तालीम का सिलसिला पूरी तरह से रुका हुआ था और आज भी रुका हुआ है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की तरफ तवज्जो न कभी पाकिस्तान ने दी और न कभी किसी मकामी हुकूमत ने। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ के नौजवान मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ नए नए खेलों में अपना हाथ आजमा रहे हैं। इन नए खेल में बॉल बैडमिंटन भी शामिल है, जो तकरीबन साल 2007 के दौरान भारत के जुनूबी रियासतों से वादी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी अब नौजवानों में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इसकी मिसाल हाल ही में यूटी लेवल पर मुनक्किद किए गए बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान देखने को मिली, जहां अलग अलग एज ग्रुप के लड़के और लड़कियों ने जोश और खरोश के साथ शिरकत की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2007 के दौरान भारत के जुनूबी हिस्से से बॉल बैडमिंटन को वादी में मुतारिफ करवाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल वादी के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों का पसंदीदा खेल बन गया। इस बात के मद्देनजर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। माई यूथ माई प्राइड के तहत मुनक्किदा इस चैंपियनशिप में अलग अलग एज ग्रुप के लड़के लड़कियां जोशो खरोश के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते और खेलते दिखाई दिए। ये यूटी लेवल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो गेम है एक्चुअली ये साउथ इंडिया की गेम है और यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ 2007 से, तो कंटिन्यूस तब से लेकर आज तक इसके टूर्नामेंट्स होते रहे हैं। पिछले कई सालों से कोविड के बाद इसमें कंटिन्यू हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट होता रहता है। इस साल पे हमने करीबन 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो आज ये यूटी लेवल चैंपियनशिप यहाँ पे इनेकाद हो रही है। बॉल बैडमिंटन को पेशेवराना तरीके से खेलने के लिए कुल 10 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। बैडमिंटन के इस खास फॉर्मेट में 5 खिलाड़ियों की एक टीम दूसरी टीम को शिकस्त देने के लिए अपना दमखम लगाती है। इसमें बैडमिंटन की तरह सीधे सर्व न करते हुए डायगोनल सर्व किया जाता है। इसके साथ ही इस खेल को इंडोर की बजाय आउटडोर खेला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि बैडमिंटन की तरह इस खेल के जरिए खिलाड़ी न सिर्फ अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट बना सकते हैं, बल्कि अपने खेल जौहर का मुजाहिरा कौमी और बैरूनी सतह तक कर सकते हैं। वादी में बॉल बैडमिंटन को बढ़ावा देने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ी शिरकत करने के लिए पहुँचे। इसमें 10 प्लेयर्स होते हैं, अपोजिट 5 होते हैं, दूसरी साइड से 5 प्लेयर्स होते हैं। जी सर।
पे कितना बूस्ट मिलता है आपको इस गेम? सर इसमें बहुत बूस्ट मिलता है, इसमें सपोर्ट भी बहुत है। हमारे आगे मिनिस्ट्री में ये गेम है। हमारे स्कूल के जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्टेड थे वो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो अलग ही फील आया कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है इस गेम का। बेसिकली इस गेम के बहुत सारे मेरिट्स हैं, मतलब मेरिट्स ये खाली इसके, क्योंकि इस गेम से क्या होता है कि हमारा जो मेन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, वो डेवलप होता है, और जो हमारा मोटर सिस्टम है उस पर वर्क होता है। इस गेम में सबसे ज़्यादा जो वर्क होती है हमारी शोल्डर्स पे होती है, और इसमें सबसे बड़ा मेरिट ये है कि जो आजकल बच्चा फ्री टाइम में करता है, वो अगर फ्री टाइम अगर उसका मिल रहा है फ्री टाइम, तो वो कोई और ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसके लिए मुज़िर हो। मौजूदा वक्त में बेशतर बच्चे और नौजवान इंटरनेट से इस कदर जुड़े हुए हैं कि खेल कूद से मुतालिक सरगर्मियों में उनकी दिलचस्पी बेहद कम होती जा रही है। ऐसे में कम जगह पर थोड़े से पैसे खर्च करके हम सभी खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रख सकते हैं और खेल में बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हुए इसे प्रोफेशनल तौर पर अपना भी सकते हैं। इसलिए मकामी खिलाड़ी ऐसे खेल मुकाबले बार बार मुनक्किद करवाने की बात कह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें खेलते कैसे है, बेसिकली ईच टीम में 5 प्लेयर होते हैं और खेलते सर्विस जब डालनी होती है तो एक टीम एक साइड में जाते हैं और दूसरे कॉर्नर डायगनली सर्विस डालनी होती है। एंड इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनली भी खेल सकते हैं। इसमें जॉब्स भी आगे लगती है, इसी फील्ड में स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाते हैं। बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिरकत करने आए सभी खिलाड़ियों को इस मुकाबले से काफी कुछ सीखने को मिला। तालीम के अलावा इस तरह के मुकाबले लड़के लड़कियों की ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी मददगार होते हैं। जम्मू कश्मीर में एक दौर ऐसा भी था जब सिर्फ क्रिकेट के तई लोगों की दिलचस्पी मरकूज थी, लेकिन अब मकामी नौजवान हॉकी, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स और बैडमिंटन में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इसके लिए खेल इंतजामिया मुबारकबाद की हकदार है, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ट्रेनिंग और छोटे बड़े टूर्नामेंट्स मुनक्किद करवाकर इंतजामिया मकामी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने का काम कर रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सिंगर सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान में स्वात इलाके के बिलाल को गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू से गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम है कि वो एक मकामी लड़की को शादी के लिए बहला फुसला रहे थे। लड़की को वापस उसके वालिदैन को सौंप दिया गया। न्यूज इंटरवेंशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर ने पाकिस्तान को सख्त तंबीह दी है कि या तो हमें हमारा हक दिया जाए या फिर हमारी जमीनें खाली कर दी जाएं। हिलाल शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की मुफ्ती नहीदा ने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशल में सेकेंड टॉप रैंक हासिल की है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर उधमपुर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला उधमपुर की फनकार ने लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने डांस मूव्स पेश किए। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर शहर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से 25 नई बसों के बेड़े का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर में इन बसों का मुआयना और ट्रायल रन हो चुका है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इंसानी हुकूक के निगरान आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत समेत दीगर बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल पीटीवी हुर्रियत रहनुमाओं के कंधों पर प्रोपेगेंडा फैलाने का बोझ डालता आया है और वो लोग भी इस काम को खुशी से करते आए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर हुर्रियत लीडरान उल जलूल बयानबाजियां करते हैं, जिसे सहाफत के उसूलों को तार तार करते हुए पाकिस्तान का बड़बोला चैनल पीटीवी बड़े ही शौक से अपने बुलेटिन में नश्र करता रहा है।
लेकिन पीटीवी चैनल की ओर से कभी भी हुकूमत की जानिब से अवाम पर जारी जुल्म और ज्यादतियों से जुड़ी खबरों को सामने लाने की कोशिश नहीं की जाती। अब ऐसे में पीटीवी चैनल की तरफ से इंसानी हुकूक की बात कहना घड़ियाली आंसू बहाने जैसा लगता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ जरूरी सामानों की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा है, जो रमजान और फिर ईद की वजह से मजीद बढ़ गई है। बिजली कटौती उरूज पर है और शदीद गर्मी में पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। आवाम हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। आवाम को हर जगह सामान दोगुने दाम पर ही नसीब हो रहा है। लोगों की ईद फीकी बीती तो उन्होंने सोचा कि शायद अब हालत कुछ बेहतर हो, लेकिन फिर भी अब तक महंगाई से राहत के कोई संकेत नहीं मिले हैं और आवाम रात दिन हुकूमत को कोसते फिर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के बाजार का ये नजारा ईद से ठीक एक रोज पहले का है। यूं तो आज के दिन बाजार में जबरदस्त रौनक होनी चाहिए, हर तरफ खरीदारों की भीड़ होनी चाहिए, चेहरों पर ईद की खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का मंजर ही इसके बरअक्स है। बाजार तो सजे हैं, लेकिन यहाँ से कस्टमर उसी तरह गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। जो खरीदार यहाँ हैं भी वो मसनूआत के रेट सुनते ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इनकी ईद भी आम दिनों की तरह ही कर दी है। बिल्कुल भी लोग दुकान पे आ ही नहीं रहे, इतना रश है, लोगों के पास खाने के लिए जो है पैसे पूरे नहीं हो रहे, खरीदारी के लिए कहाँ से लाएंगे। इतनी महंगाई है कि लोगों का जीना महाल हो गया है। इस वजह से मार्केट में बिल्कुल रश नहीं है। इस दफ़ा मार्केट के लाज उनसे बहुत डाउन हो रहे हैं, कारोबार बिल्कुल मुतासर हुआ है और हम जो से किराए भी जो से दुकान के पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं हमारे लिए। सर जी चप्पल असें कहते से ना आज तू पिछले साल 2 साल पहले और 150 200 की आई हुई है चप्पल, 1000 1200 1800 बूट 2000 2500। अज गरीब आदमी 500 की दिहाड़ी लिया सी के कर सी और बोस बेच के वो चीज़ा गिन सी कार दियाँ और मसाइल चपलियाँ बूट कपड़े। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि रमजान के दौरान जरूरी मसनूआत की कीमतें 2 से 3 गुना हो जाती हैं और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि रमजान के बाद भी कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई हुकूमत को कोसता है तो कोई दुकानदारों को, कोई महंगाई के लिए काला बाजारी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई नाकिस पॉलिसियों को। खरीदारी के लिहाज से कह रहे हैं कि हर तरह की महंगाई है, गाहक भी परेशान है और हम खुद भी परेशान हैं, तो कोई भी हालात ठीक नहीं है। वजह पीछे से माल महंगा आ रहा है। जो लीजा के जूते हम पिछले साल 200-250 के दे रहे थे वो 300-350 का इस बार बेचना पड़ता है हमको। किराया ज़्यादा पड़ता है गाड़ियों का, हर चीज़ का, पीछे से माल महंगा है। दर्जी लोग जो है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और 1000 रुपये सिलाई का मांग रहे हैं, जो कि आवाम के पहुँच से बाहर है। इसलिए बराए मेहरबानी करें कि डीसी और गवर्नमेंट इंतज़ामिया सब मिलके इन पे कंट्रोल रखें ताकि आवाम मज़ीद परेशानी से बच जाए। ऐसा लगता है कि हुकूमत भी जमाखोरों से मिली हुई है। नहीं तो क्या वजह है कि दुकानदारों पर न कभी छापा पड़ता है और न कभी उनके साथ सख्ती होती है। तो क्या आवाम की परेशानी के लिए हुकूमत और इंतजामिया सबसे बड़ी गुनहगार हैं? वैसे इस्लामाबाद में जिस तरह इख्तिदार कर्ज के बलबूते चल रहा है, उसका साफ तौर पर असर मुजफ्फराबाद पर पड़ना लाजमी है। पाकिस्तान का रिजर्व दिन ब दिन गिरता जा रहा है और वो कर्ज के लिए दूसरे ममालिक मसलन चीन और सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। ये बात आवाम को भी पता है और ये महंगाई उसी की देन है। मुल्क के हालात ऐसे हैं, इस हालात की वजह से महंगाई बढ़ रही है। सरमायादारों ने पैसा निकालना बंद कर दिया हुआ है, डॉलर के पीछे पड़ गए हैं, डॉलर खींचा जा रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। ये सारी चीज़ें मिला के महंगाई का अंतर जो है ना ये बेकाबू हुआ है। सेब 200 रुपये किलो है, सफ़ेद सेब जो जिसको 50 रुपये किलो थे,
टमाटर 100 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, क्या करेगा वो? ग्राम की गठी कितनी होती है? ग्राम का मसला है, 5 रुपए की गठी मिलती है, वो 35 रुपए 40 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिलती है। आप साफ लगाएं, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मसला है इतने पैसे दे के मंडी में वो खरीदेगा, सामान खरीदेगा या वो घर का चूल्हा जलाएगा। ये बात है, ये आवाम को जो है ना अपना नुमाइंदा जो मुंतखब किया उसको बोलते रहे, उनको भी चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, कि हमारा ख्याल रखे, आवाम का ख्याल रखे, कि आवाम के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो मतलब रोज इतने पैसे मंडी में दे जाए। हलवाना 50 रुपए 40 रुपए किलो, अभी हलवाना कैसे खाएगा गरीब आदमी? ये 5-10 रुपए किलो होना चाहिए। पाकिस्तान की पैदावार है ये बाहर के मुल्क से तो नहीं आता, ये मतलब है स्विट्जरलैंड से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, ये पाकिस्तान की पैदावार है। यहाँ का माल जो यहाँ पे सस्ता होना चाहिए। आवाम का सवाल है कि आखिर हर रोज कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो जाता है? आखिर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम क्यों नहीं है? ये बात किसी एक फल या सब्जी की नहीं है, बल्कि दाम में ये फर्क हर चीज में नजर आता है। वैसे महंगाई का ये खेल पाकिस्तान के ही कब्जे वाले एक और इलाके गिलगित बल्तिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी वही बेकाबू महंगाई दिख रही है। गरीब आवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ रखी है। बदलते वक्त के बावजूद आवाम को मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, इनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। इन्हें जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों में उलझाया जाता है ताकि वो किसी बड़ी जद्दोजहद को अंजाम न दे सके, रोजमर्रा के मसाइल में फंस कर रह जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक न चल सके। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पता नहीं आवाम को इस महंगाई से कब राहत मिलेगी। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी आवाम को तमाम तर सहूलियात बआसानी मिलने लगी हैं। इनकी वजह से लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी आ रही है। मकामी लोगों को मिलने वाली सहूलियात में नक्लो हमल को हमवार बनाने के इकदामात भी शामिल हैं। इसकी मिसाल जिला राजौरी से मिल रही है। राजौरी शहर में ट्रैफिक जाम फ्री रोड कनेक्टिविटी की फराहमी के लिए 2 मरहले में सड़क तामीर का काम पूरा किया जा रहा है, जिसे इलाका मकीन बड़ी नेमत मान रहे हैं। शहरी सहूलियात में ट्रैफिक फ्री रोड कनेक्टिविटी एक अहम किरदार अदा करती है। इस बात के मद्देनजर राजौरी शहर में तमाम अहम तरीन मकामात को जोड़ने वाली सर्कुलर रोड का तामीरी काम 2 मरहलों में मुकम्मल किया जा रहा है। इस सिमत में अब्दुल्ला ब्रिज से लेकर तारिक ब्रिज तक तामीरी काम आखिरी मरहले में है और सिविल ऑफिस से तारिक ब्रिज तक का तामीरी काम पूरा किया जाना है। काबिले गौर है कि मकामी लोगों के आसान नकलो हमल के लिहाज से ये रास्ता काफी अहम तरीन है। तो जो हमारे अभी ये है कि ये हमारा पार्ट 1 जो सर्कल रोड का था, जो तारक अपने अब्दुल्ला ब्रिज से तारक ब्रिज था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल तक हम इसको बिल्कुल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसको ओपन कर देंगे। और अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा सीओ ऑफिस से बैक साइड से तारक ब्रिज जाएगा, उसका काम अभी पेंडिंग है। कुछ उसमें जो है हमारी आरवल बच रही है, जैसे आरवल कंप्लीट होती है तो मोस्ट प्रोबेबली जून या अक्टूबर में हम उसमें भी बीटी कर देंगे। दीगर शहरी इलाकों की तरह राजौरी शहर में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने में काफी वक्त लग जाता है। ट्रैफिक जाम में वक्त जाया होने के चलते मकामी अवाम के साथ कारोबारियों और तालिबे इल्मों को भी यकीनन काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जिसे दूर करने के लिए सड़कों की तामीर पर जोर दिया जा रहा है। राजौरी शहर के लोग भी तेजी से चल रहे तामीरी काम को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसका हमारे शहर को बहुत बेनिफिट है सर्कल रोड का। एक तो जो जाबिंग थी गुज्जर मंडी की, मुगल रोड की, हमारे बेला कॉलोनी वाली रोड की, हॉस्पिटल जाने में डा बंगलों में कभी फंक्शन होते थे, रोड बंद की जाती थी। अब उसका अल्टरनेटिव हल हमारे पास आ गया है। अब इधर से भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं हमारी ट्रैफिक जितनी भी है। स्टूडेंट काफी सफर होते थे जाने की वजह से। आपने देखा होगा यहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। बेसिकली हमारी जब गाड़ियाँ मंडी से बंद होती थी तो हमें जामिंग इतनी थी कि हॉस्पिटल में जाने के लिए लोगों को परेशानी आती थी, दफ्तर डीसी ऑफिस में जाने के लिए, और हमारे खास करके मुगल रोड पे जाने के लिए बहुत परेशानी आती। तो आप सीधी गाड़ियाँ बड़ी आए छोटी आए यहाँ से गुजर सकती हैं और ये शहर को तोहफा मिला है। ये सर्कल रोड जो है इतनी ज़रूरी थी यहाँ पर
कि हर आदमी जो था वो तंग था। बाज़ार में भी जो बिजनेस है वो भी बड़ी मुश्किल से होता था, किसी को गाड़ी लगाने की जगह नहीं, किसी को स्कूटर लगाने की जगह तक नहीं थी सिटी में। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो डीसी शाहिद इकबाल जी जो थे उनसे उन्हीं के हाथों ये काम जो है हुआ है, क्योंकि ये रोड कभी नहीं बन सकती थी। उन्होंने जो बेले वाली रोड बनाई और ये रोड बनाई। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना वहाँ की बेहतर सड़कें होती हैं। ये बात यकीनन राजौरी के लिए सच है। यहाँ पर वसी होते रोड नेटवर्क से मकामी अवाम फायदा उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ सड़क पहुँच रही है वहाँ लोगों की आवाजाही को न सिर्फ रफ्तार मिली है, बल्कि इन सड़कों के किनारे इलाका मकीनों ने अपना छोटा बड़ा कारोबार भी शुरू कर दिया है। कि ये जो सर्कुलर रोड यहाँ तारक ब्रिज से लेकर शेर कश्मीर ब्रिज तक जो बन रही है, ये बहुत पुरानी और देरीना मांग थी राजौरी शहरियों के लिए। उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर सर्कुलर रोड होनी चाहिए ताकि लोगों को तसल्ली हो और टाइम बच सके, इनकी गाड़ियाँ बाईपास हो सके। यहाँ पर जो जाम लगता है और जाम में बचा जा सके। ये बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से और जो ये काम किया गया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका जो है आगे भी काम चलता रहेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लाई जा रही तब्दीलियों ने जम्मू कश्मीर में तरक्की को तेज किया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के माबेन राबिता मजबूत हुआ है। इससे मकामी लोगों के वक्त और रिसोर्सेज की बचत को देखा जाए तो अब हर साल करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। रोड टनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन मुस्बत तब्दीलियों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया मकामी अवाम को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए पुरजोर तरीके से कारफरमा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।